नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष प्रथम इकाई औपचारिक लेखन की उसमें तीसरा टॉपिक यानी कि शीर्षक प्रारूपण लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें प्रारूपण का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, महत्व और उसकी विशेषताओं का रूप यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि औपचारिक लेखन में जितने भी शीर्षक दोनों इकाइयों के अंतर्गत दिए गए हैं, उसमें सभी औपचारिक यानी कि प्रशासनिक रूप से या मानक भाषा के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि साहित्यिक भाषा का प्रयोग एक तरह से किया जाता है और उसका प्रयोग निश्चित शब्दावली के आधार पर किया जाता है। प्रारूपण का अर्थ, प्रारूपण का अर्थ होता है प्रारूप, मसौदा तैयार करना, प्रारूप, प्रलेखन या हम इसे खाका या आदि नामों से एक तरह से अभिहित किया जाता है। प्रारूपण से यहाँ तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से हम प्रारूपण का जो रूप है, जो स्वरूप है, एक तरह से उसकी आवश्यकता के अनुरूप या विषय के अनुरूप से तैयार किया जाता है। यहाँ पर मैंने अपने द्वारा एक तरह से रचित परिभाषा को यहाँ दिया है। प्रारूपण से अभिप्राय पत्र लेखन में आवश्यक सुझाव, निर्देश अथवा विषय के अनुरूप पूर्ण जानकारी के आधार पर परिवर्तन और संशोधन की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से तैयार करना ही प्रारूपण कहलाता है। हम देखते हैं कि कार्यालय में अनेक प्रकार के पत्र हुए दिखाई देते हैं और उन पत्रों में हमें अनेक प्रकार से एक तरह की सूचना, जानकारी परिपत्रों के द्वारा आवश्यक रूप या समझौते के आधार पर कार्रवाई करनी होती है। तो उस रूप में हम उस जो कार्यालय में आए हैं उसका उत्तर कैसे तैयार किया जाता है, उसे कैसे लिखा जाता है, उसका ही इस तरह से खाका तैयार करना प्रारूपण कहलाता है। प्रारूपण हम देखते हैं विषय पर आधारित या समस्या पर कैसे निर्णय या सुझाव दिया जाता है। भेजे गए पत्र का कच्चा या अंतिम रूप तैयार करना ही प्रारूपण कहलाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है बच्चों, हम अपने जीवन में अनगिनत पत्रों के संसर्ग में आते हुए दिखाई देते हैं और उन पत्रों को हम किस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं और मानते भी हैं कि एकदम में हम पत्र को पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर सकते। हम पत्र को तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उससे पढ़ते हैं अच्छे से और उसमें जो जो कमियां रह जाती हैं उसके बाद हम उसे दूसरे रूप में एक तरह से कागज पर यानी कि सही रूप में उसे लिखते हुए नजर आते हैं। पर जब हम कार्यालय में किसी पत्र को भेजते हैं तो हम उसकी उत्तम शब्दावली या निश्चित शब्दावली या विषय के अनुरूप शब्दावली को तैयार करके उसको भेजा जाता है और ये पत्र में हम आवश्यक रूप से उसके प्रारूप को ध्यान में रखकर उसकी अभिव्यक्ति का रूप तैयार करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हम उस पत्र को किस तरह से लिख रहे हैं। हम उन पत्रों में जो कार्यालय पत्र में 12 एक तरह से शीर्षक या तत्व दिए गए हैं उसके अनुसार निहित करके लिखा है या हम विषय के अनुरूप समस्या के अनुरूप के आधार को एक तरह से स्पष्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम जब पत्र को कार्यालय भेजते हैं और उस कार्यालय को भेजने के बाद अगर वह बिल्कुल पूर्ण रूप से सही होता है तो उसका लिखित रूप में हमारे पास जवाब, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो वहां के जो अधिकारी है या उच्च अधिकारी है या उच्च पद पर आसीन व्यक्ति उसमें किसी भी तरह का संशोधन
या सुझाव देकर वह दोबारा से हमें अवगत कराता हुआ दिखाई। और यही जो सुझाव है, निर्देश है, और हम देखते हैं जब ये अंतिम रूप तो वह प्रारूपण का रूप ले लेता है। लेने का तात्पर्य यहाँ पर ये है बेटा कि हम जब पत्र लिखते हैं, उस पत्र को लिखते समय हम अनेक प्रकार के संशोधन करते हैं, और संशोधन में हम दोबारा से एक पत्र लिखते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि उसका सही सही अंकन करते हुए देते हैं। तो वह अंतिम रूप एक तरह से प्रारूपण कहलाता है। प्रारूपण का औपचारिक स्तर पर बहुत महत्व है। कार्यालयों में, कंपनी, संस्थान में प्रारूपण का औपचारिक स्तर पर बहुत ज्यादा महत्व आता है। जैसे कार्यालय में कोई पत्र आता है तो सहायक अधिकारी आए हुए पत्र को पढ़कर उसमें अशुद्धि और संशोधन कर पत्र को तैयार कर अधिकारी को भेजता है। अधिकारी विषय से संबंधित सुझाव देकर अपनी सहमति दे आगे की और उस पत्र को भेज देता है। पत्र पत्र का अंतिम रूप तैयार कर अधिकारी के हस्ताक्षर करके आगे भेज दिया जाता है। लेखन की इस विधि को प्रारूपण कहते हैं। प्रारूपण को हम किस तरह से तैयार करते हैं, यानी कि उसका जो प्रारूप है वह कैसे तैयार किया जाना चाहिए, उसके लिए किए गए हैं। सर्वप्रथम है अधिकारी पद तैयार कर अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है। अधिकारी उसमें विषय या परिवर्तन कर सुझाव देकर अधिकारी की सहमति के द्वारा उसे आगे की ओर भेज देता है। फिर अंतिम रूप तैयार कर अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर आगे की ओर उसे अग्रसर कर देता है। इस विधि को या मसौदा हम देखते हैं कि प्रारूपण लिखते समय हमें बहुत बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सब पत्र का हम देखते हैं क्योंकि प्रारूप कई बार एक जैसा सा लगता हुआ दिखाई देता है, पर उसके आधार पर उसको कैसे तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम रूप में हम देखते हैं कि संस्था, कंपनी या कार्यालय का नाम सर्वप्रथम रूप में आता हुआ दिखाई देता है। दूसरे रूप में हम देखते हैं कि किस तरह से पत्रांक संख्या या क्रमांक संख्या दी जाती है। फिर प्रेषक का नाम, पद, पता या कार्यालय और शीर्षक के अंतर्गत उसकी अभिव्यक्ति दी जाती है। फिर उसके बाद प्रेषिती का नाम, पद, पता आदि भी एक तरह से लिखा। तीसरे रूप में हम देखते हैं कि विषय दिया जाता है। चौथे में संबोधन का रूप एक तरह से लिखा जाता है। पांचवें में हम देखते हैं कि कथ्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, आरंभ, प्रारंभ और समापन। में हम देखते हैं कि किस तरह से जो भवदीय कहकर अपना नाम, पता या हस्ताक्षर वहां पर एक तरह से अंकित करते हुए दिखाई देते हैं। सातवें में हम देखते हैं संलग्न पत्र या पूर्व पत्र की जानकारी के आधार पर पत्र को एक तरह से दोबारा से तैयार भी किया जाता है, और विस्तृत दोनों रूपों में होता है। फिर पृष्ठांकन नंबर दिया जाता है। तो इस रूप में पत्र का एक तरह से पूरा प्रारूप तैयार किया जाता है, यानी कि प्रारूप नियम और विशेषताएं हैं। जबकि जीवन में हम जब भी कहीं किसी कार्यालय में कार्यरत होते हैं तो वहां पर नियमों की महत्ता बहुत सर्वप्रथम रूप में एक तरह से देखी जाती है। तो सर्वप्रथम रूप में हम देखते हैं प्रारूपण में सर्वप्रथम रूप में विषय पर आधारित पर बल लिया गया है। क्योंकि जो भी पत्र है आप विषय को समझकर उसके आधार पर अपनी अभिव्यक्ति वहां पर लिखित रूप में यानी कि टंकित अभिव्यक्त करें। दूसरा है क्रमबद्धता, कि उस पत्र को कितने भागों में विभक्त किया है और उस विभक्तिकरण के आधार पर आप उसकी क्रमबद्धता को ध्यान में रखकर उस पत्र का भी एक तरह से लिखते हुए दिखाई देंगे कि सर्वप्रथम रूप में क्या पूछा है, मध्य में क्या पूछा है, जब समापन है तो उसको क्या पूछा जा रहा है। पत्र हमेशा संक्षिप्त में होने चाहिए, क्योंकि उसमें कार्यालय में जो पद पर आसीन है उसके पास उतना समय नहीं होता है कि वह आपका पूरा लेखा जोखा पढ़े। तो पत्र को हमें संक्षिप्त में लिखा रहना चाहिए। पर हम देखते हैं कि कई बार आरोप प्रत्यारोप या
ये समस्या का जो संगति है तो उसको देखकर उसमें विस्तृतता का भाव भी आते हुए दिखता है। पत्र को व्यक्त करते समय तो आपकी शब्द स्पष्ट होनी चाहिए कि कहीं किसी भी तरह का कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होना, सरल होनी चाहिए, कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक आपको वो शब्दावली समझ में न आए तब तक जो सुझाव है, निर्देश है और सहजता के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति कीजिए। जो भी आप व्यक्त करना चाह रहे हैं पत्र के अनुकूल, तो उसमें शिष्टता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि विनम्र रूप में आप अपनी बात कहें। पत्र 5वां नंबर है पूर्णता, कि आप पत्र को पूर्ण रूप से एक तरह से लिखना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई भी रिक्तता नहीं होनी चाहिए। छठा, अनावश्यक बातों या शब्दावली का प्रयोग एक तरह से करने से बचें, क्योंकि उसमें आपकी व्यक्तित्व का एक तरह से निर्धारण भी होते हुए दिखाई दे। दूसरा, सामने वाले का समय भी उतना ज्यादा नहीं है जो आपके पत्र को एक पूरी निष्ठा से पढ़ सके। तो हमें इन सब विशेषताओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है प्रारूपण के रूप में। धन्यवाद।